हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात किया था, तो हमने पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में पढ़ लिया था। अब बचती है फ्रांसीसी कंपनी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेंगे दोस्तों। फ्रांसीसी, चूंकि फ्रांसीसियों के आने से पहले अंग्रेज यहाँ पे भारतीय भूभाग पे अपना पैर जमा चुके थे। ऐसी स्थिति में दो बड़ी कंपनियां आती हैं, तो इन दो बड़ी कंपनियों के बीच में भी आपको कुछ मतभेद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपनियां किस उद्देश्य से आई रहती हैं, व्यापारिक उद्देश्य से आई रहती हैं। लेकिन ये बाद में व्यापार से ज्यादा कुछ और करने लगती हैं, यानी कि भारतीय भूभागों पे ये बाकायदे कब्जा जमाने की कोशिश करती हैं। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक में आपको अंग्रेजों के बारे में बताया था कि उन्होंने अपना एक नारा दिया था कि भूभाग नहीं व्यापार। यानी वो भूभाग पे कब्जा करने के पर्पज से नहीं आ रहे थे, वे क्या करने आ रहे थे, व्यापार करने आ रहे थे। लेकिन वे व्यापार करने के साथ साथ क्या करते हैं, आप देखेंगे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है और भारतीय राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और पूरे 200 साल तक भारतीय क्षेत्र पे कब्जा जमाते हैं और यहाँ पे रूल करते हैं। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी कंपनी भी आती है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच होड़ मची रहती है वर्चस्व को लेकर, और ऐसी स्थिति में दोनों में मतभेद होता है। चूंकि फ्रांसीसियों से पहले अंग्रेज आ चुके रहते हैं और वे अपना पैर जमा चुके रहते हैं, लेकिन फ्रांसीसी जो थे ये दोस्तों यहाँ आने के तुरंत बाद ही भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। और आप देखेंगे इनका हस्तक्षेप अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही था। और आप देखेंगे एक व्यक्ति आता है, एक गवर्नर आता है फ्रांसीसियों का, जिसका नाम डुप्ले रहता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। डुप्ले जो होता है ये अंग्रेजों के लिए एक प्रेरणादायक बनकर आता है। चूंकि ये असफल हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो काम कर जाते हैं जो हम लोगों के लिए भारतीय भूभाग पे बहुत ही कष्टदायक साबित होता है। आप देखेंगे पूरे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। दोस्तों, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग टेलीग्राम पे डेली पीवाईक्यू कराते हैं, करंट अफेयर भी कराया जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोगों को कोई फीस देकर कुछ भी परचेज नहीं करना है, तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि सारी सुविधाएं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हम फ्रांसीसियों के आगमन की बात करते हैं, तो ये जो है महत्वपूर्ण कंपनियों में सबसे लास्ट में आते हैं, क्योंकि इनके बाद भी डेनिश भी आते हैं दोस्तों। लेकिन जब महत्वपूर्ण कंपनियों की बात करेंगे तो फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आते हैं। जब हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं, तो जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है तो उसका नाम रहता है कंपने कंपने देश इंडसे ओरिएंटलेस। ये है फ्रांसीसी कंपनी कि इसका नाम क्या रहता है, कंपनी देश और इंडसे ओरिएंटलेस। और इस कंपनी की स्थापना कब होती है दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। इस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14। दोस्तों, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14। और आप देखेंगे दोस्तों, जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत पे किसका शासन था, औरंगजेब औरंगजेब का शासन था। और इस कंपनी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, लुई 14 का एक मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट इसने ही कंपनी की स्थापना में सहयोग दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, जब ये कंपनी की स्थापना हो गई तो भारतीय भूभाग में आती है, तो कंपनी की स्थापना के 4 साल बाद दोस्तों आप देखेंगे भारतीय भूभाग में, आप जहां पे देखते हैं अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी स्थापित की थी, वहीं पे फ्रांसीसियों ने भी स्थापित की अपनी प्रथम कोठी। और वो स्थान कौन सा है, सूरत। अंग्रेजों ने भी अपनी प्रथम कोठी यहीं पे, प्रथम फैक्ट्री यहीं पे स्थापित की थी, लेकिन वे असफल हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। तो दोस्तों, अंग्रेजों के साथ साथ आप देखेंगे फ्रांसीसियों का भी यही क्रम रहता है। फ्रांसीसी भी अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, सूरत में, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम में। बस इनके डेट में अंतर है दोस्तों, बाकी क्रम उनका यही है। फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की,
यानी कि इनकी कंपनी की स्थापना के 4 साल बाद दोस्तों इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की 1668 ईस्वी में। और उसके अगले ही साल इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। दोस्तों इससे इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको डेट नहीं याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता रहेगा कि कंपनी की स्थापना कब होती है 1664 ईस्वी में, तो उसके अगले 4 साल बाद भारतीय भूभाग में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो 1668 हो जाएगा। और दूसरी फैक्ट्री जो है उसके अगले साल स्थापित करते हैं तो 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अब इसी क्रम में दोस्तों इन्होंने एक तीसरी फैक्ट्री स्थापित की 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में इन्होंने कहाँ स्थापित की? आप देखेंगे इन वाले क्षेत्रों में पुडुचेरी एक क्षेत्र है जिसका पुराना नाम क्या था? पुदुचेरी। पुदुचेरी नाम था और इसको किसने प्राप्त किया था? एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी है जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। इसने यहाँ के एक सूबेदार से पुदुचेरी प्राप्त किया जिसका बाद में नाम क्या किया? पांडिचेरी कर दिया। इसी को हम लोग पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसने तीसरी फैक्ट्री स्थापित की और बाद में यही जो है पुडुचेरी पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र है फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन जाता है। और जब पांडिचेरी की बात करते हैं दोस्तों तो पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रैंको मार्टिन को दिया जाता है। और पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी यही है जिसका नाम है इसका नाम क्या है? फ्रैंको मार्टिन है और ये पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर भी है। और इसी ने एक यहाँ पे कोठी भी स्थापित की थी, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई कोठी जो है किसने स्थापित की थी? फ्रैंको मार्टिन ने। दोस्तों पिछले टॉपिक में जब हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया था तो उन्होंने कुछ कोठियां स्थापित की थी, उसी क्रम में हमने फोर्ट लुई की भी बात की थी। चूंकि दोस्तों ये फोर्ट लुई की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन ने किया था। लेकिन इस पे पूरी तरह से अधिकार किसका हो चुका था? अंग्रेजों का हो चुका था। इसलिए पांडिचेरी वाले क्षेत्र में भी हमने अंग्रेजों के बारे में ही बताया था कि किसने फोर्ट लुई की स्थापना की थी? अंग्रेजों ने। इसी क्रम में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रांसीसियों से पहले पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, अंग्रेज भी आ चुके थे। तो इन जब डचों की बात करते हैं दोस्तों तो डचों ने भी अपना व्यापार कहाँ से शुरू किया था? यही जो दक्षिण वाला क्षेत्र है और पूरब वाला क्षेत्र है शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों और डचों में भी मतभेद होना स्वाभाविक था। तो इन दोनों के बीच भी कई बार मतभेद हुए और ऐसी स्थिति में इनके बीच युद्ध होता है और डचों ने जो है ये पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, डचों ने इसको कब्जा कर लिया था। डचों ने कब्जा कर लिया। बाद में दोस्तों 1697 ईस्वी में, कुछ समय बाद 1697 ईस्वी में एक संधि होती है जिसका नाम है रिजविक की संधि। इसी संधि के द्वारा पांडिचेरी जो है वापस कर दिया जाता है। पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और फ्रांसीसी भारतीय भूभाग पे पूरी तरह से अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाते हैं और अंग्रेज भी अपना पैर पूरी तरह से जमा चुके थे। और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डुप्ले। जब दोस्तों डुप्ले आता है तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों का पूरी तरह से इतिहास बदल जाता है दोस्तों। और इसने जो है फ्रांसीसियों के साथ साथ भारतीय भूभाग का भी पूरा इतिहास बदल देता है। और ये पहला ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिसने भारतीय भूभाग पर यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करता है। दोस्तों इसने क्या किया था कि इसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे आप देखते हैं कि इसने राज दरबार में यूरोपीय सैनिक को भारतीय खर्च पे रखना शुरू कर देता है। भारतीय खर्च। इससे क्या होता है दोस्तों कि सेना किसकी रहती है? यूरोपियों की रहती है। या सेना किसकी रहती है? यूरोपियों की रहती है। और इस सेना का खर्च कौन उठाता है? भारतीय राजा रजवाड़े जो होते हैं
इसका खर्च उठाते हैं। और इससे ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो भी विदेशी जो भी अन्य कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं और उनसे अगर किसी भी स्थिति में मतभेद होता है या जंग होता है तो ये क्या करेंगे, भारतीय राजाओं का साथ देंगे। तो उसके लिए इन्होंने शर्त क्या रखी थी कि जो भी सैनिक खर्च होगा वो कौन उठाएगा, भारतीय रजवाड़े उठाएंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों, भारतीय राजनीति में इसने इतना प्रवेश कर लिया कि आगे चलकर डुप्ले जो है ये अंग्रेजों के लिए मार्गदर्शक हो जाता है। क्योंकि इसके पहले अंग्रेज आ चुके थे और वे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन इनके फ्रांसीसियों के आने के बाद या डुप्ले के आने के बाद आप देखेंगे सीधे तौर पर ये भारतीय राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और सीधे इनका हस्तक्षेप हो जाता है और वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और इसी सिलसिले में जब ये दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी जब यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में डुप्ले के आने के बाद अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में आप देखेंगे मतभेद शुरू हो जाता है। और उसके लिए कुछ प्रमुख कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि इनके बीच यानी यूरोप में भी इनके बीच प्रतिद्वंदिता रहती है और ऐसी स्थिति में ये भारतीय क्षेत्र पे भी कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं। तो इसी सिलसिले में चूंकि ये दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में ही अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे तो यहाँ पे इनके बीच वर्चस्व शुरू हो जाता है। और इसी सिलसिले में हमको 3 कर्नाटक के युद्ध देखने को मिलते हैं। उस कर्नाटक युद्ध के पीछे कारण क्या होता है दोस्तों कि इनकी पृष्ठभूमि कुछ जो है यूरोप में तय होती है और कुछ जो है भारत में तय होती है। और इसमें क्या होता है, तीनों कर्नाटक युद्ध में ही आप देखेंगे कि फ्रांसीसी धीरे धीरे कमजोर साबित होने लगते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस कर्नाटक युद्ध में किसकी पराजय होती है और किसका वर्चस्व स्थापित होता है। तो हम कर्नाटक के युद्धों की बात करते हैं तो 3 युद्ध लड़े जाते हैं जहां से आपको हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब कर्नाटक के युद्धों की बात करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ डेट आपको याद करने पड़ेंगे और अगर आप इस क्रम में याद करेंगे तो आपको डेट भी आसानी से याद हो जाएगा। और आप ऐसे अगर लेके चलेंगे चार्ट के हिसाब से इस तरह से तो आपको याद करने में दिक्कत आएगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगा दोस्तों बस उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप जब देखते हैं कर्नाटक के युद्ध की तो ये जो है क्रम में मतलब युद्ध लड़े गए हुए हैं। तो 1746 से 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है और ये युद्ध जो है कितने समय तक चलता है, 2 वर्ष तक के लिए चलता है। और फिर उसके बाद कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो फिर कुछ समय के लिए ये लोग लंच ब्रेक लेते हैं और आप देख रहे हैं 48 के बाद अगले साल ही कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध कितने वर्ष तक चलता है, 6 वर्ष तक चलता है। 1749 से 1754 ईस्वी तक 6 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा युद्ध, जब बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में तो ये 1757 से 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है और ये युद्ध भी जो है 6 वर्ष तक चलता है। अब देखिए ये युद्ध जो है क्रम से लड़े गए हैं और ये इस युद्ध की विशेषता क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध चल रहे थे लगभग 20 वर्षों तक मिलाकर 20 वर्षों तक इनके बीच जंग चलती है। और इस कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करेंगे तो 2 ऐसे कर्नाटक युद्ध है जिसकी पृष्ठभूमि जो है यूरोप में तय हुई रहती है और लेकिन ये लड़े कहाँ जा रहे हैं, भारतीय भूभाग पे लड़े जा रहे हैं। किसके बीच लड़े जा रहे हैं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। शुरू में जब फ्रांसीसी आए थे दोस्तों तो ये भी व्यापार करने ही आए थे, लेकिन डुप्ले के आने के बाद से पूरी राजनीतिक दशा बदल जाती है। डुप्ले पहला ऐसा व्यक्ति हो जाता है दोस्तों जो भारतीय क्षेत्र में भारतीय राजाओं के पास यूरोपीय सैनिकों को भारतीय खर्चे पे रखता है और यही जो है आगे चल के अंग्रेजों के लिए एक प्रेरणादायक बन जाता है। और अंग्रेज डुप्ले को ही फॉलो करते हुए देखेंगे आप आगे चल के प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेज भी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि कौन क्या तैयार करता है, डुप्ले ने तैयार किया रहता है। उसी का ये फल है कि आपको कर्नाटक के 3 युद्ध देखने को मिलते हैं। पहला युद्ध जो है ये इसकी पृष्ठभूमि यूरोप में तय होती है और ये जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए जाना जाता है। इसका कारण क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और ये कहाँ लड़ा जा रहा था, यूरोप में लड़ा जा रहा था। इसमें प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। और आप देखेंगे कि जब ये आप इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे कारण है, यहाँ पे संधि है और यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं। तो
कोई भी युद्ध जब समाप्त होता है दोस्तों, तो कुछ संधि भी की जाती है। तो संधि का भी डेट आपसे पूछा जाता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्रम याद रहेगा, तो जब ये खत्म होगा, 2 वर्ष 46 में शुरू हो रहा है, 48 में खत्म हो रहा है, तो संधि कब होगी? 1748 ईस्वी में संधि हो जाएगी। तो अगर आपको ये क्रम याद हो जाएगा, तो ये भी याद हो जाएगा। बस ये ध्यान देना रहेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सापेल, ऑक्सला सैपेल, या कुछ जगहों पे एला सौपेल लिखा रहता है। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कौन सी संधि होती है? एक्सला सापेल की संधि होती है। और इसका कारण क्या रहता है? उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण रहता है। अब उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के कारण की बात करते हैं, तो इसका कारण क्या रहता है? कर्नाटक, आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसका कारण क्या है? इसमें ना भारतीय, इसमें ना फ्रांसीसियों का कोई योगदान रहता है, न ही ब्रिटेन के लोगों का कोई योगदान रहता है। ये युद्ध कहाँ, किसके लिए लड़ा जा रहा है? कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। अब जब देखेंगे ये वाला क्षेत्र, आप देखेंगे तो ये हैदराबाद वाला क्षेत्र है। ये कौन सा? हैदराबाद है। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक है। यहाँ का कर्नाटक का नवाब रहता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। और यहाँ पे नासिर जंग रहता है। नासिर जंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक यहाँ पे इसका बहनोई रहता है चांदा साहब, और इसका एक भतीजा रहता है, इसका भतीजा है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। अब इन दोनों में क्या होता है दोस्तों कि चांदा साहब और मुजफ्फर जंग, ये दोनों जो है गद्दी पाने के लिए अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक का सहयोग कौन कर रहा होता है? अंग्रेज कर रहे होते हैं। और दूसरे का सहयोग कौन कर रहा होता है? फ्रांसीसी कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कर्नाटक का दूसरा युद्ध देखने को मिलता है, और उसका कारण क्या रहता है? कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध रहता है। और तीसरे युद्ध की जब बात करते हैं, तो ये युद्ध जो है, आप देखेंगे तीसरा युद्ध जो है, ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होती है? इसकी पृष्ठभूमि भी यूरोप में तैयार होती है। और ये युद्ध जो है 7 वर्षों तक चलता है। 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। और इसमें जो है कोई भी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र इसमें नहीं शामिल रहता है, न कोई राजा इसमें शामिल रहता है। ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से किसके लिए लड़ा जाता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है। और इसकी संधि होती है फ्रांस में। आप देखेंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे एक संधि होती है, उसी के नाम पर इस संधि का नाम रख दिया गया है पेरिस की संधि। और आप इसको कैसे याद रखेंगे? एक्स लॉसापेल की संधि कब होती है? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान, या फिर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के बाद जो है एक्स लॉसापेल की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि कब होती है? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के अंत में पांडिचेरी की संधि होती है। पेरिस की संधि कब होती है? पेरिस की संधि जो है, ये कर्नाटक के तृतीय युद्ध के दौरान पेरिस की संधि होती है। अब इस पे कुछ विशेष बातों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा जा रहा होता है, तो आप देखेंगे ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए लड़ा जा रहा था। यानी कि वहां जो भी मतभेद था इनके बीच, वो जो है भारतीय भूभाग पे भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि एक अंग्रेज कैप्टन था, कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट, इसने क्या किया? फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा था, उस पे इसने कब्जा जमा लिया और उसको लूट लिया था। और ऐसी स्थिति में देखेंगे आप, चूंकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? डुप्ले कर रहा था। और मॉरिशस का एक गवर्नर था, लाबुर्दने। मॉरिशस, लाबुर्दने जो है मॉरिशस का गवर्नर था, और ये दोनों फ्रांसीसी थे। और मोर्स जो है ये मद्रास का गवर्नर था, और ये अंग्रेज गवर्नर था। मॉर्स जो है ये अंग्रेज, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है, मद्रास वाले क्षेत्र में लड़ा जाता है। लाभ अब डुप्ले ने क्या किया कि इसको पराजित किया, मॉर्स को पराजित किया और मद्रास पे कब्जा जमा लिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान ही सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ से सवाल आता है दोस्तों कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा गया था 1748 ईस्वी में। और इस युद्ध में न अंग्रेज पराजित होते हैं, न फ्रांसीसी पराजित होते हैं। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ये निर्णायक रहता है।
यह युद्ध जो है निर्णायक साबित होता है। और आप देखेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित होता है, क्योंकि डुप्ले ने पहले मद्रास वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये युद्ध निर्णायक होता है और जाहिर सी बात है कि कुछ क्षेत्रों पे फ्रांसीसियों का अधिकार रहता सॉरी। और ये युद्ध निर्णायक हो जाता है और किस संधि पे समाप्त होता है? एक्स-लॉ-शॉपेल की संधि पे प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अब दूसरा युद्ध की जब बात करते हैं तो दूसरा युद्ध जो है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के दौरान एक युद्ध लड़ा जाता है, अंबूर का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि नासिर जंग को अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है और कुछ समय बाद जो है नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। अब कौन नवाब बन जाता है? चांदा साहब नवाब बन जाता है और हैदराबाद का नवाब किसको बना दिया जाता है? मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया जाता है। और इस युद्ध में आप देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में क्लाइव की एंट्री हो चुकी रहती है और आप देखेंगे क्लाइव के आने के बाद से अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे इतना तेजी से बढ़ता है कि ये पूरे भूभाग पे, भारतीय भूभाग पे कब्जा जमा लेते हैं। और इसी क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा था और भारतीय राजाओं को धीरे धीरे इसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? डुप्ले कर रहा है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्लाइव कर रहा है। और इस अंबूर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और डुप्ले जो है बुरी तरह से पराजित होता है और इसको पराजय के बाद वापस बुला लिया जाता है। इसको वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और यहीं से आप देखेंगे दोस्तों, डुप्ले के जाने के बाद फ्रांसीसी धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आने लगते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसियों का वर्चस्व स्थापित किया था। और ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म होता है? पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म होता है, जो कि 1755 ईस्वी में होती है। अब कर्नाटक के तृतीय युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेके 1757 से लेके 1763 ईस्वी तक चलती है और इसमें दो युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम युद्ध जो है चंदुर्थी का युद्ध है। इसमें जो है फ्रांसीसी पराजित होते हैं और ये युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? विशाखापत्तनम वाले क्षेत्र में लड़ा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आते हैं ये वांडीवास के युद्ध से आते हैं, जो कि 1760 ईस्वी में लड़े जाते हैं। इसी युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित होते हैं और इनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है और ये वापस अपने देश फ्रांस चले जाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली कर रहा था। बाद में क्या होता है दोस्तों कि फ्रांसीसियों के हार के बाद इस पे सैनिक कार्यवाही की जाती है काउंट लाली पे और इसको फांसी दे दी जाती है। इसको फांसी दे दी जाती है और एक कैप्टन था, कैप्टन बुस्सी, वो जो है अंग्रेजों के कब्जे में होता है और फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित होते हैं। और इनके पराजय के बाद जब ये युद्ध समाप्त होता है तो किस संधि पे समाप्त होता है? पेरिस की संधि पे समाप्त होता है और धीरे धीरे आप देखेंगे फ्रांसीसी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। कुछ ही क्षेत्र जो है फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहते हैं और वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? पांडिचेरी हो गया, पांडिचेरी, माहे, कारिकल, जो छोटे छोटे द्वीप थे दोस्तों जैसे मॉरिशस हो गया, ये जो क्षेत्र थे छोटे छोटे द्वीप जो थे यही बस फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहते हैं। बाकी पूरे भूभाग पे अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोस्तों कि जितना कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सकता है उतना मैंने डिलीवर किया है। और अगर कोई त्रुटि होती है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और डेली PYQ कराया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।